मैंने तो अपने टाइम पे 200 और 200 एक परफेक्ट स्कोर किया था जब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की सीयूटी लेवल पे। कुछ घंटों बाद सीयूटी एग्जाम तुम भी देने जा रहे होगे इसी सेम सब्जेक्ट का। आज इस वीडियो के जरिए मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो शेयर करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा, और साल 2022 और 2023 में जब सीयूटी हुआ था उस ट्रेंड के बेसिस पे ये कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी इस लास्ट मोमेंट पे जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है उसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के एग्जाम स्कोरिंग होता है बट एक करेक्ट वे और एक करेक्ट अप्रोच तुमको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है तुम इस वीडियो को कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करो। बस एक छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ, सीयूटी एग्जाम्स तो ओवर हो जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने के लिए उनका एडमिशन प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तुम लोगों के साथ लास्ट तक खड़ा रहूंगा बट विश्वास जितिन भाई पे दिखाना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ही प्रेस कर दो जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे तुम लोगों तक पहुंचे। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताना शुरू करता हूं कि बिजनेस स्टडीज में 200 और 200 किस तरीके से लेके आना है और उस एग्जाम में भी फोड़ के आना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की टिप नंबर 1 के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करने की लिंक दे रखी है। उस लिंक को ओपन करना और अभी के अभी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे बताऊं तो एक ट्रेंड दिखा है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको हेडिंग्स याद होनी चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैं बात करूंगा फीचर्स की, मैं बात करूंगी मैनेजमेंट फंक्शंस के इंपॉर्टेंस की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की लैंग्वेज तुम लोगों के दिमाग में एंड मोमेंट तक याद रहनी चाहिए। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तुम इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। एनटीए बिजनेस स्टडीज का एग्जाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाएगा, ये बात तो तुमको पता है ना। तो तुम लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो। अभी के अभी जाओ, डाउनलोड करो और मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश कर लेना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जितने भी सिलेबस में मेंशन है। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तुम लोग अपने बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। भैया बिजनेस स्टडीज में तो सारी थ्योरी है, आप ये कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हो? शायद तुम लोग भूल रहे हो, तुम्हारे सिलेबस में एक चैप्टर मेंशन है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का मेथड गिवन है। याद आया अब? हाँ, मैं उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को वो कंसेप्ट अच्छे से माइंड में रिवाइज होना चाहिए। उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर तुम लोग भूल चुके हो कि उस कंसेप्ट में करते क्या थे, ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते थे, बाय द वे ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। तो तुम लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है। उस वीडियो की हेल्प से ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लेना, रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और हो सकता है केस स्टडी की फॉर्म में भी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना तुम लोगों से पूछ लिया जा सकता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन होंगे कि ये बताओ अर्निंग पर शेयर अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। बेसिकली अर्निंग पर शेयर क्या होता है, हमारे शेयर होल्डर पर शेयर कितना अर्न कर रहे हैं कंपनी के थ्रू। जब ईपीएस ज्यादा होता है इसका मतलब है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि हमारे शेयर होल्डर्स पूरे सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको ना सारे इंटरेस्ट टैक्सेस पे करने के बाद लास्ट में उनको पे किया जाता है। अगर वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं इसका मतलब कंपनी ऑलरेडी एक बेटर पोजीशन पे है। तो ऐसे करके इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है इस ईपीएस वाले कंसेप्ट से। तो इग्नोर मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है जैसे मैंने पहले बताया। मैं बात करता हूँ टिप नंबर 3 की। 1 मिनट, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन के स्टेप्स भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सभी मैनेजमेंट फंक्शंस के तुम लोगों को सीक्वेंस वाइज स्टेप्स याद होने चाहिए। और ये भी एनसीईआरटी में जिस तरीके से मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही। किसी रेफरेंस बुक पे अभी डिपेंड मत रहना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एनसीईआरटी बुक की लिंक प्रोवाइड कर रखी है, उसको ओपन करो और सभी मैनेजमेंट फंक्शंस के स्टेप्स जिस तरीके से एनसीईआरटी में मेंशन है उसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तुम लोगों को रिटन में प्रैक्टिस कर करके देखो, बट कोई भी स्टेप इधर से उधर से इधर नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों को पता ही नहीं होगा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तुम तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे ना। तो मैनेजमेंट फंक्शन के स्टेप प्लीज रिटन में प्रैक्टिस करके देखो ताकि दिमाग में रट जाए। मैं बात करता हूँ टिप नंबर 4 की। एग्जाम में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, और केस स्टडी देने के पीछे का मकसद यही होता है
थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करवाना, हाँ स्मार्टली चलने की कोशिश करना। इस टाइम पे बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी जो तुम लोगों को मेंशन होगी एग्जाम में, उसको पूरा पढ़ना है। हाँ यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलने की कोशिश करना। केस स्टडी बेसिकली दो अप्रोच होते हैं सॉल्व करने के, शायद ये तुम लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला होता है प्रॉब्लम अप्रोच, दूसरा होता है सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। मतलब केस स्टडी तुम लोग जब पढ़ने बैठोगे ना, इन दो अप्रोच के हिसाब से समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच में जिस भी मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में उस केस स्टडी में जिक्र किया गया होगा, उस मैनेजमेंट फंक्शन की एक मेजर प्रॉब्लम को वहां हाईलाइट किया गया होगा। बस तुमको आइडेंटिफाई करना है उस केस स्टडी की मेजर प्रॉब्लम क्या है और उसको मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेट करके देखना कि कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन वहां पे बेस्ट फिट कर रहा है, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार तुमने सही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर लिया केस स्टडी में, तो बाकी क्वेश्चन तुम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा होता है सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। केस स्टडी को पढ़ते टाइम पे अगर लगे कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन कंपनी ने निकाला है, तो वो सोल्यूशन जिस मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड होगा वही तुम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। हाँ प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच और सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच में डिफरेंस यही है कि प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच में कोई भी सोल्यूशन गिवन नहीं होगा उस केस स्टडी में, और सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच में प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन भी गिवन होगा। तुम लोगों को बस रिलेट करना आना चाहिए, सिंपल। केस स्टडी वाले क्वेश्चन हलवा होंगे, बट उसके लिए केस स्टडी पहले ही पढ़ लेना और इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ही अटेम्प्ट करके खत्म करना। और अगर मैं बात करूं टिप नंबर 5 की, जो कि इस वीडियो की लास्ट टिप है, पेपर टाइम पे खत्म करना है, तो एक पास्ट क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जरूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी साल 2022 और साल 2023 में जो बिजनेस स्टडीज के PYQs थे शेयर कर रखे हैं विद आंसर की, तो प्लीज उसकी हेल्प से एक दो पेपर तो तुम शिद्दत से बैठ के 45 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करना, ताकि मेन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ड्राइव लिंक की हेल्प लेना, डिस्क्रिप्शन में वो ड्राइव लिंक ऑलरेडी मैंने अटैच कर रखी है। बस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बिजनेस स्टडीज में फोड़ के आना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ये थी लास्ट मिनट टिप्स की आखिरी वीडियो। ये मत भूलना डेल यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने के लिए अभी एक लंबी जर्नी बाकी है, उस लंबी जर्नी में लास्ट तक मैं टिका रहूंगा तुम लोगों के साथ। विश्वास तुमको अपने जितिन भैया पे दिखाना पड़ेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द सपोर्ट। सो वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक और हैशटैग भी डाल देना, हैशटैग दिल्ली दूर नहीं। सो दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ।